सो हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आज आप सभी मुझे सुन रहे हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, यानी कि डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज पर। और मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है, जब मैं इस चैनल पर एक्टिव आया था उसी दिन मैंने एक नई सीरीज की शुरुआत कर दी थी। और वो सीरीज थी एक यक्षिणी की, एक ऐसी यक्षिणी की जो गांव के पास एक जंगल में रहती है और जंगल में आने वाले हर एक व्यक्ति को काफी दर्दनाक मौत देती है। और इस सीरीज के 2 पार्ट्स मैं ऑलरेडी अपने इस चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। और अगर आप में से कोई ऐसा है जिसने इन दोनों में से कोई भी पार्ट मिस कर दिया है तो प्लीज सबसे पहले आप उस पार्ट को सुन ले, तभी आपको आगे की कहानी समझ आएगी। तो ये सीधी सी बात है, सीरीज का पार्ट 3 होने वाली है ये वीडियो। और अपने जो हेडफोन्स हैं उन्हें लगा लीजिए, क्योंकि यक्षिणी सीरीज का पार्ट 3 अब शुरू हो रहा है। अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल करके उस यक्षिणी ने विक्रम को उसके रास्ते से भटकाने की कई कोशिशें करी, लेकिन वो लॉकेट विक्रम को उसके रास्ते से भटकने नहीं दे रहा था। जिससे उस यक्षिणी को ये साफ मालूम हो गया था कि जब तक विक्रम के गले में वो लॉकेट है तब तक वो यक्षिणी उससे अपना काम नहीं निकलवा सकती। इसलिए उस यक्षिणी ने कहा, देखो, मुझे पता है कि तुम्हें वो बच्ची चाहिए, है ना? और उसके बाद विक्रम ने कहा, हाँ, वो भी सही सलामत, समझे तुम? और उस यक्षिणी ने कहा, देखो, मैं तुम्हारी ये बात मानती हूं, मैं उस बच्चे को तुम्हारे हवाले कर देती हूं, लेकिन बदले में तुम्हें भी मेरी कुछ बातें माननी होंगी। और उसके बाद विक्रम ने कहा, बातें? कैसी बातें? उस यक्षिणी ने जवाब दिया, तुम्हें सबसे पहले अपने गले से ये लॉकेट उतारना होगा, समझे तुम? उसके बाद मैं तुम्हें बाकी की बातें बताऊंगी। विक्रम ने कहा, अच्छा, मेरे माथे पर कहीं बेवकूफ लिखा है? मुझे पता है कि जैसे ही ये लॉकेट मुझसे अलग होगा तुम मुझे जान से मार दोगी। ये सुनकर उस यक्षिणी ने कहा, नहीं नहीं, मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगी। अगर मैं तुम्हें जान से ही मारना चाहती तो उसी रात मार देती जब तुम बेहोश हो गए थे जंगल में, लेकिन मैंने तुम्हें जिंदा रखा, तो इतना तो भरोसा रखो। और उसके बाद विक्रम ने कहा, नहीं, मुझे कोई भरोसा नहीं है तुम पर, मुझे बस वो बच्ची चाहिए। उसके बाद उस यक्षिणी ने कहा, देखो, ये लॉकेट तुम्हें खुद से अलग करना ही होगा, समझे तुम? या तो अपनी मर्जी से करो या तो मजबूरी में। ये सुनकर विक्रम ने कहा, अच्छा, क्या करोगी तुम? उस यक्षिणी ने एक चुटकी बजाई और उसके चुटकी बजाते ही उस जंगल में उस बच्ची की चिल्लाने की आवाज आने लगी। और ये वही बच्ची थी जो गुमशुदा हो रखी थी, और उसकी चुटकी बजाते ही वो सामने आ गई। ये सब देखकर विक्रम ने कहा, तुम चाहती क्या हो? ये छोटी सी बच्ची, आखिर क्या दुश्मनी है तुम्हारी इससे? जिसके जवाब में उस यक्षिणी ने कहा, मेरी इससे कोई दुश्मनी नहीं है, बस मैं तुम्हें यहां पर लेकर आना चाहती थी और तुम ऐसे तो नहीं आते, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। बाकी तुम बुरा मत मानो, ये बच्ची सही सलामत अपने घर पहुंच जाएगी, बस तुम मेरी बातें मान लो। और उसके बाद विक्रम ने कहा, नहीं, मैं तुम्हारी बातें नहीं मानूंगा। ये सुनकर उस यक्षिणी को थोड़ा गुस्सा आया और उसने उस बच्ची को टॉर्चर करना शुरू कर दिया। और ये देखकर विक्रम जो था वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया और उसने उस यक्षिणी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकामयाब हो गई। और उस बच्ची को चिल्लाता हुआ सुनकर उसकी आंखों में आंसू तक आ गए। और उस यक्षिणी ने कहा, देखो, अगर तुम चाहते हो कि ये बच्ची सही सलामत अपने घर पहुंच जाए तो वो लॉकेट खुद से अलग कर दो, ठीक है? नहीं तो जिंदगी भर एक पाप अपने सर पर लेकर ढोके घूमना कि तुम्हारी वजह से एक नन्ही सी बच्ची ने अपनी जान गंवा दी। क्या तुम ऐसा चाहते हो? विक्रम ने जब ये बात सुनी तब वो बहुत ही ज्यादा घबरा रहा था। उसका जो लॉकेट था वो उसे पूरी तरह से ठीक करने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत डर विक्रम को लग रहा था। उस यक्षिणी ने कहा, तुम सोचने में बहुत टाइम लगाते हो, बिल्कुल उस राजा की तरह जिसने कई 100 साल पहले साधना करके मुझे यहां बुलाया था। और जब मैंने उससे कुछ बातें कही उसने मेरी बातें नहीं मानी।
मुझे गुस्सा आया और मैंने उसे जान से मारने की कोशिश करी, लेकिन वो मरा नहीं, वो कहीं भाग गया। लेकिन मेरा जो गुस्सा था वो शांत नहीं हुआ, इसलिए उसके पास जितने भी गांव थे, उन गांव में जितने भी लोग रहते थे, मैंने सबको मार दिया। लेकिन वो राजा एक नंबर का भगोड़ा, वो अपनी प्रजा की रक्षा करने के लिए एक बार भी सामने नहीं आया, न जाने कहां भाग गया। तुम वैसे तो नहीं हो ना उस राजा की तरह, क्योंकि तुम भी वहां के एक तरह के रखवाले ही हो। और बात नहीं मानी तो याद रखना, मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगी। वो राजा तो गलती से भाग निकला, लेकिन तुम नहीं भाग पाओगे, और तुम्हारे साथ साथ गांव में जितने लोग हैं वो भी मारे जाएंगे। ये बात सुनकर विक्रम को ये तो समझ आ गया कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि अभी तक एक बच्ची की बात थी, अब पूरे गांव की बात थी। और विक्रम ने कहा, ठीक है, जो तुम कहोगी वही मैं करूंगा, बस गांव वालों को कुछ नहीं होना चाहिए और इस बच्ची को भी छोड़ दो। और उसके बाद उस यक्षिनी ने हंसते हुए कहा, ठीक है, पहले तुम ये लॉकेट खुद से अलग करो और मैं यहां से इस बच्ची को भेजती हूं। विक्रम के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए उसने अपने गले से लॉकेट उतार दिया और उस यक्षिनी ने कहा, अब इसे मेरी तरह फेंक दो। और विक्रम ने ना चाहते हुए भी उस लॉकेट को कपकपाते हुए हाथ से उस यक्षिनी की तरफ फेंक दिया। और उस यक्षिनी ने कहा, अब ठीक है, अब इस बच्ची को ले जाओ और इसे इसके माँ बाप के पास छोड़ाओ। लेकिन याद रखना, अगर तुम वापस नहीं आए तो तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारे घर भी आ चुकी हूं। गांव में आना कोई बड़ी बात नहीं है। और ये बात सुनकर विक्रम ने कहा, ठीक है, मैं वापस आऊंगा, इस बच्ची को छोड़ने के बाद मैं वापस आऊंगा। वो बच्ची भागते हुए विक्रम के पास आई और उसने विक्रम को गले से लगा लिया। उस बच्ची का रोता हुआ चेहरा देखकर विक्रम भी रो पड़ा और उसने कहा, अब तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी बेटा, मैं तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के पास ले चलता हूं, तुम चिंता मत करो। उसके बाद विक्रम ने उस बच्ची को अपनी गोद में उठाया और वो जंगल से बाहर निकलने के लिए चल पड़ा। वो उस बच्ची को लेकर जंगल से बाहर पहुंचा और बाहर वो आदमी भी था जो विक्रम का साथी था। उसने कहा, तुम ये किसे लेकर आ गए? और ये सुनकर विक्रम ने कहा, चिल्ला क्यों रहे हो, वो बच्ची ही तो है। और विक्रम ने जब ये बात कही तब उस 7.5 फुट के आदमी ने विक्रम को एक जोरदार घूंसा मारा, जिसकी वजह से विक्रम दूर जाकर गिरा। विक्रम जैसे ही खड़ा हुआ तो उसने कहा, कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुमने मुझे मारा क्यों? और उसके बाद उस 7.5 फुट के आदमी ने उस बच्ची के ऊपर एक के बाद एक वार करना शुरू किए। और ये देखकर विक्रम पागल हो गया और विक्रम ने उस आदमी को मारने की कोशिश करी। तभी उसने देखा कि वो जो बच्ची थी वो हंस रही थी। हर एक वार से उसे खरोच तक नहीं आ रही थी और उल्टा वो हंसे जा रही थी। और उसके बाद विक्रम ने कहा, ये बच्ची को क्या हो गया, ये हंस क्यों रही है? और उसके बाद उस आदमी ने कहा, क्योंकि ये बच्ची नहीं है, ये सिर्फ एक छलावा है। और ये बात सुनकर विक्रम घबरा गया। उस छलावे ने उस 7.5 फुट के आदमी पर हमला कर दिया और आदमखोरों की तरह वो उस आदमी को काटने लगा। उसने अचानक से ही उस 7.5 फुट के आदमी की आंख पर काट लिया, जिसकी वजह से वहां पर खून फैल गया। विक्रम ने अपनी पूरी जान लगाई और उसके बाद उस बच्ची को, जो कि एक छलावा था, उसे उस आदमी से अलग किया और वो अलग होते ही मिट्टी में बदल गई, काली मिट्टी में। उस आदमी को बहुत तेज दर्द हो रहा था, उसकी आंख से खून बह रहा था। ये लो, ये दूसरा लॉकेट लो। ये लॉकेट भी मैंने साथ ही साथ उस मंदिर में प्रतिमा के चरणों में समर्पित कर दिया था, और ये लॉकेट भी उतना ही शक्तिशाली है जितना पिछले वाला। बस अब गलती मत करना, ये लॉकेट जैसे ही मैं खुद से अलग करूंगा वैसे ही मारा जाऊंगा, समझे तुम? वो मुझे मार देगी, इसी लॉकेट की वजह से मैं अभी तक यहां जिंदा खड़ा हूं।
और उसके बाद विक्रम ने कहा, अगर यही बात थी तो तुमने ऐसे और लॉकेट क्यों नहीं बनाए? जिसके जवाब में उस आदमी ने कहा, क्योंकि मैं जिंदा नहीं रहना चाहता। यह बात सुनकर विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई और विक्रम ने कहा, आखिर क्यों जिंदा नहीं रहना चाहते? वो आदमी बहुत ही ज्यादा दर्द में था। उसकी आंख से खून बह रहा था और उसने अपनी दर्द भरी आवाज में कहा, मुझे पता है कि उस यक्षिणी ने तुम्हें सच बता दिया होगा कि वो जो राजा था जिसने जंगल में साधना करी थी, वो मारा नहीं गया, बल्कि वो भाग गया अपनी प्रजा को छोड़कर उस यक्षिणी के हाथों मरने के लिए। वो राजा मैं ही था। इतने सालों से मैं इतने सारे लोगों की मौत का बोझ अपने सर पर लेकर घूम रहा था और मुझे इस बोझ से मुक्ति चाहिए, लेकिन मैं उस यक्षिणी से बदला लेना भी चाहता था। इसलिए मैंने कभी भी अपनी जान नहीं दी, क्योंकि जब मैं बहुत ही ज्यादा दर्द में था तब मैंने ऊपर वाले को अपना जीवन समर्पित किया और उन्होंने ही मुझे बताया कि आज से कई साल बाद एक पुलिस वाला, इस गांव का रखवाला यहां आएगा और पूरे गांव में एक अलग सी ही शांति स्थापित करेगा और उसके चलते गांव के किसी भी आदमी को कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मुझे उस आदमी की मदद करनी होगी और इसलिए मैं अभी तक जिंदा था। मुझे ये सारी चीजें पता थी और इसलिए मैं अपनी मर्जी से इस लॉकेट को तुम्हें दे रहा हूं। इसके बाद मैं मारा जाऊंगा, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। उस आदमी ने अपनी जेब से वो लॉकेट निकाला और विक्रम को पहना दिया और जैसे ही उस आदमी ने विक्रम को लॉकेट पहनाया तो एक अदृश्य शक्ति उसे खींचते हुए जंगल में ले गई, वो भी बहुत तेजी से। उस आदमी को बचाने के लिए विक्रम उसके पीछे भागा और जंगल में घुस गया। उसने चारों तरफ नजर घुमाई तो वो आदमी कहीं गायब सा हो गया। विक्रम ने आवाज लगाना शुरू किया, कहाँ हो तुम, कहाँ हो? और तभी उस यक्षिणी के हंसने की आवाज आने लगी। वो यक्षिणी कहीं आसपास ही थी। उसके बाद वही फ्रेगनेंस वहां चारों तरफ फैल गई और उस यक्षिणी के पायलों की आवाज फिर आने लगी। वो यक्षिणी हंसते हुए सामने आई। उसके बाद उस यक्षिणी ने कहा, मैंने इतना दिमाग लगाया था, फिर भी इस बेवकूफ की वजह से सारा काम खराब हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, अच्छा ही हुआ। इतनी देर से इसके पास लॉकेट होने की वजह से मैं इसका कुछ बिगाड़ नहीं पा रही थी, लेकिन अब ये मरेगा। काफी सालों पहले तो ये जैसे तैसे यहां से बच के भाग गया, लेकिन अब बच के नहीं भाग पाएगा। विक्रम ने जैसे ही ये बात सुनी तब विक्रम ने कहा, देखो, छोड़ दो उसे, वो मेरा दोस्त है, समझी तुम, उसे छोड़ दो। और उसके बाद उस यक्षिणी ने हंसते हुए कहा, अच्छा तो तुम्हारा दोस्त है? कौन? ये? उस यक्षिणी का एक हाथ पीछे था। उसके बाद उस यक्षिणी ने अपना हाथ सामने किया तो विक्रम की रूह कांप गई। उस यक्षिणी के हाथों में उस राजा का कटा हुआ सर और वो यक्षिणी उस सर को दिखाकर जोर जोर से हंसने लगी। विक्रम ने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। और वो यक्षिणी ये बात सुनकर और तेजी से हंसने लगी। उस यक्षिणी ने कहा, अच्छा तो क्या करोगे तुम? कुछ भी करना, लेकिन एक बात सोच कर करना कि वो बच्ची अभी भी मेरे हाथों में ही है। उसके बाद उस यक्षिणी ने फिर से चुटकी बजाई और वहां पर उस बच्ची के रोने की आवाज आने लगी।
उस विक्रम ने फिर चिल्लाते हुए कहा, बच्ची मेरे हवाले करो। लेकिन उस यक्षिनी ने हंसते हुए फिर कहा, कौन सी बच्ची? और ये कहते ही वहां पर कई सारी बच्चियां आ गई जो हूबहू एक जैसी दिखती थी और सारी बच्चियां रो रही थी। सभी बच्चियों को देखकर विक्रम कंफ्यूज हो गया कि आखिर कौन सी बच्ची असली है और कौन सी छलावा। ये सब बहुत ही ज्यादा दर्दनाक और भयानक था। इतने दिनों में जो कुछ भी उसके साथ हो रहा था बहुत बुरा हो रहा था। उसकी मेंटल हेल्थ बहुत खराब हो रही थी। उसे हर तरफ सिर्फ अंधेरा नजर आ रहा था, लेकिन उस अंधेरे में सिर्फ एक ही रोशनी की किरण थी और वो वही आदमी था, वो राजा जिसने विक्रम को रास्ता दिखाया। विक्रम उसे मनी मन दोस्त मान चुका था, वो भी बहुत अच्छा। लेकिन उसी दोस्त की लाश उसके सामने पड़ी थी, वो भी खून से लथपथ, और उसका सर उस खूनी यक्षिनी के हाथों में था। फिर उस यक्षिनी ने कहा, ये सब बातें छोड़ो, एक काम करो, अब मेरी सारी बातें सुनो। सबसे पहले ये लॉकेट भी अपने गले से उतार दो और हमेशा के लिए मेरे गुलाम बन जाओ, जो मुझे सिर्फ खुश रखेगा हर तरह से। मैं जो बोलूंगी वो करना पड़ेगा। मैं बोलूंगी भौंको तो भौंकना पड़ेगा, और मैं बोलूंगी शांत रहो तो शांत रहना पड़ेगा, और तुम्हें ये पूरी जिंदगी करना होगा। अगर तुम तैयार हो तो मुझे बताओ, मैं अभी उस बच्ची को छोड़ देती हूं, और अगर तुम नहीं तैयार हो तो भी बताओ, क्योंकि उसके बाद मैंने इस राजा को तो मार दिया, क्योंकि कई 100 साल पहले इसने भी मेरी बातें जो मैंने अभी बताई ये नहीं मानी थी, इसलिए ये आज तो मर गया, इसका खेल खत्म हो गया। और आज साथ में तुमने अगर ये बात नहीं मानी तो तुम्हारा भी खेल खत्म हो जाएगा, और साथ ही साथ इस बच्ची का भी, और उसके बाद गांव वालों का भी। क्या तुम भी इसी भगोड़े राजा की तरह हो जो आज बेजान लाश बन के पड़ा है मेरे पैरों पर? क्या तुम भी इस लॉकेट की मदद से इस बच्ची को और इन गांव वालों को मरने के लिए यहीं पर छोड़कर भाग जाओगे? क्या करोगे? जल्दी बताओ। विक्रम पूरी तरह से मजबूर हो गया था, उसके पास कोई रास्ता नहीं था। विक्रम ने रोते हुए उस लॉकेट को उतारा और उस यक्षिनी ने कहा, बहुत अच्छे, चलो अब मेरे पास आओ। उसके बाद एक एक कदम विक्रम उस यक्षिनी की तरफ बढ़ाने लगा। वो रोता हुआ यक्षिनी के पास आया। वो एक बच्चे की तरह रो रहा था, क्योंकि उसे पता था कि उसकी आगे की जिंदगी कितनी बुरी होने वाली है। वो सिर्फ एक गुलाम बनकर अपनी जिंदगी को बिताने वाला है, लेकिन उसे उस बच्ची की जान और गांव वालों की जान अपनी जिंदगी से ज्यादा प्यारी थी। इसलिए विक्रम ने यह कदम उठाया। विक्रम के पास आते ही यक्षिनी ने विक्रम के कंधे पर हाथ रखा और वो यक्षिनी विक्रम को अपने पास खींचने लगी। यक्षिनी ने कहा, चलो अब मेरी आंखों में देखो। विक्रम उस यक्षिनी की आंखों में देखने लगा और वो यक्षिनी अपनी खूबसूरती से और अपने खूबसूरत शरीर का प्रदर्शन करके उस विक्रम को अपने काबू में करने लगी। उस यक्षिनी ने कहा, अब सिर्फ तुम मेरे हो, मेरे। अब तुम हमेशा मेरी गुलामी करोगे, समझे तुम? और लॉकेट ना होने की वजह से विक्रम उस यक्षिनी का खूबसूरत शरीर और उसका खूबसूरत चेहरा देखकर उसके मोह माया में फंस गया और उसने हाँ में सर हिलाया। तभी उसके कानों में एक आवाज आई, जीवन में जब भी इस प्रकार का कोई संकट उत्पन्न होता है तो मनुष्य संपूर्ण रूप से स्वयं को ईश्वर के प्रति आश्रित कर देता है। वो स्वयं कोई प्रयास नहीं करता, वो इस भ्रम में जीने लगता है कि ईश्वर आएंगे,
और उसकी सहायता करें, किंतु ईश्वर केवल उसी की सहायता करते हैं तो स्वयं अपनी सहायता करने का साहस कर। ये आवाज सुनते ही विक्रम अपने होश में आ गया और उसे सब कुछ याद आ गया कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। वो वापस सही रास्ते पर आया और उसने उस यक्षिणी का गला पकड़ लिया और उसके गला पकड़ते ही वो जो यक्षिणी थी वो तड़पने लगी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एक आम इंसान इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है। उस यक्षिणी ने कहा, ये कैसे कर लिया तुम्हारे पास तो वो लॉकेट ही नहीं है, तो कैसे कर रहे हो? मैं आम इंसान तब तक था जब तक मैं महादेव के मंदिर में नहीं गया। महादेव के मंदिर में जाने के बाद, वहां महादेव की पूजा अर्चना करने के बाद उनकी शक्तियां जो थी वो लॉकेट में आई थी, लेकिन उनका जो आशीर्वाद था वो मुझे प्राप्त हुआ था और जिसके पास भी महादेव का आशीर्वाद हो वो कभी भी बुराई से हार नहीं सकता। मार तो तुम उस राजा को भी नहीं पाती, लेकिन वो राजा खुद ही मरना चाहता था, क्योंकि यही उसके कर्मों का फल था, जो कर्म उसने कई 100 साल पहले अपने गांव वालों को ऐसे अकेला छोड़कर किए थे। और तुम्हारे हाथों मरना ही उसकी नियति में लिखा हुआ था और यही उसके कर्मों का फल था, और ये बात वो राजा अच्छी तरह से जानता था। उसके बाद विक्रम ने अपनी पूरी जान लगाकर उस यक्षिणी का गला दबा दिया और उस यक्षिणी की जोर से चिल्लाने की और वो जो आवाज थी वो कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। वो यक्षिणी खत्म हो गई और विक्रम के अंदर बहुत सारी ऊर्जा आ गई थी, जिसकी वजह से वो भी बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद उसे अपने हाथ पर कुछ महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे उसका कोई हाथ पकड़ रहा है और उसके गालों को थपथपा रहा है। विक्रम ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो उसका पूरा शरीर ठीक था और उसके सामने वही छोटी बच्ची थी जो गुमशुदा हो गई थी। उस बच्ची को देखकर विक्रम की कोई खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उसने उस बच्ची को गले से लगाया और उस छोटी सी बच्ची ने कहा, क्या आप मुझे मेरे माता पिता के पास छोड़ देंगे? और उसके बाद विक्रम ने रोते हुए हाँ में सर हिलाया। वो उस बच्ची को लेकर गांव वापस पहुंचा। गांव वालों ने जब उस बच्ची को सही सलामत देखा तो गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। गांव वाले बार बार विक्रम के पैर छू रहे थे और एक ही बात कह रहे थे, आप हमारे लिए भगवान हैं। आपने हमारी गांव की बेटी को सही सलामत बचा लिया, वरना हम तो उम्मीद ही खो चुके थे। और उसके बाद विक्रम ने कहा, मैंने नहीं बचाया, महादेव ने बचाया है। और ये बात सुनकर हर कोई एक दूसरे की शक्ल देखने लगा और गांव वालों ने कहा, महादेव ने बचाया है मतलब? उसके बाद विक्रम ने कहा, चलो मेरे साथ। वो गांव वालों को उसी मंदिर में ले गया जो कई 100 सालों से वीरान पड़ा था और विक्रम ने कहा, ये बच्ची मुझे यहीं मिली, इस मंदिर में, और इतने दिनों से ये यहां पर सुरक्षित थी, इसे कुछ भी नहीं हुआ। और हां, वो जो यक्षिणी थी ना जिसकी बातें आप सभी करते थे उस पास वाले जंगल में, वो भी अब वहां पर नहीं है। तो गांव वालों ने पूछा, तो क्या ये भी महादेव ने किया है? और उसके बाद विक्रम ने हाँ में सर हिलाया। जब गांव वालों को यह पता चला तब गांव वालों ने उस मंदिर को अपना सब कुछ मान लिया और रोज आकर वहां पर महादेव की पूजा अर्चना करने लगे। और विक्रम ने अपना बाकी का जीवन गांव वालों की सुरक्षा और महादेव के चरणों में समर्पित कर दिया। तो ये थी सीरीज। आई होप आप सभी को ये सीरीज सुनकर मजा आया होगा। आप सभी को सीरीज कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप सभी को सीरीज पसंद आई हो तो लाइक कर देना
और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। और क्या ही बोलूँ, जो भी अपनी ओपिनियन है इस सीरीज़ को लेकर वो ज़रूर कमेंट करना। आपको नेक्स्ट सीरीज़ कौन सी चाहिए, आप कौन से टॉपिक पर कहानी सुनना चाहते हैं, ये भी ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।